बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिप के फ्रेम के बाद आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिप के मॉडल। तो क्रिप के मॉडल का नाम हमने रखा है एम। ये तैयार होता है प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स के ऊपर। तो क्रिप के मॉडल एम जो है, इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स। एक होता है उसमें क्रिप के फ्रेम और एक है इंटरप्रिटेशन फंक्शन। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि फ्रेम के दो एलिमेंट्स होते हैं। एक तो उसमें क्या क्या वर्ल्ड्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ वर्ल्ड्स। और फिर होता है उसमें रिलेशन, कि कौन सा वर्ल्ड किस वर्ल्ड से कनेक्टेड है, यानी जिसको हम उर्फे आम में ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में एजेस कहते हैं। तो ये जो रिलेशन होता है ना, ये एजेस होती हैं। और ये जो वर्ल्ड होता है, ये बेसिकली ग्राफ की नोड्स होती हैं। अब ये बात कर लेते हैं इंटरप्रिटेशन फंक्शन की। तो आई जो है वो मैपिंग है फ्रॉम द प्रोपोजिशनल फॉर्मूला टू द पावर सेट ऑफ डब्लू, एंड दिस आई इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन फंक्शन। अच्छा, सपोज करें कि आपके पास W में तीन नोड्स हैं, 1 2 3। तो I जो है वो क्या करेगा, आपने पूछा कि भाई P जो है किस किस वर्ल्ड पे डिफाइन है। P कोई प्रोपोजिशन है मिसाल के तौर पे, तो P या तो नोड 1 पे होगी, या नोड 2 पे होगी, या 3 पे होगी, या फिर 1 और 2 पे हो सकती है, या 1 3 पे हो सकती है, 2 3 पे हो सकती है, या तीनों पे हो सकती है, 1 2 3। तो हम यानी I जो है वो मैप करेगा, इंटरप्रिटेशन फंक्शन इस प्रोपोजिशन P की बात करेगा, और जवाब में आपको 1 2 3 का पावर सेट में से कोई एक वैल्यू दे देगा। अच्छा, वो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज्यादा बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, वी से दैट दिस मॉडल M इज बेस्ड ऑन द फ्रेम F। वी कैन डिपिक्ट यानी कि शो क्रिप के मॉडल्स बाय लेबल डायरेक्टेड ग्राफ। अच्छा, तो क्रिप के मॉडल्स को भी हम ग्राफ की मदद से, डायरेक्टेड ग्राफ की मदद से शो करते हैं, जैसे फ्रेम को किया था। फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि किसी भी नोट पर यानी किसी भी वर्ल्ड पर जो प्रोपोजिशनल फॉर्मूला ट्रू होगा वो हम उस पर लिख देंगे, और इंटरप्रिटेशन फंक्शन हमको बता देगा कि किसी भी वर्ल्ड पर कौन सा प्रोपोजिशनल फॉर्मूला जो है वो ट्रू है। मिसाल के तौर पे P अगर कोई प्रोपोजिशन है, तो जब हम इंटरप्रिटेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे P पे, तो ये जवाब में हमारे पास क्या आएगा, कोई वर्ल्ड आएगी। तो हम कहेंगे कि P इज ट्रू इन वर्ल्ड W। W जो है वो प्रोपोजिशन P के लिए क्या है, उसका वर्ल्ड है। अब मिसाल के तौर पे देख लेते हैं ना, कि ये हमारे पास जैसे फ्रेम है। अब इस फ्रेम का हम ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब आप देखें कि ये तो हो गया फ्रेम जिसमें दो चीजें हो गई, W और R। अब हमारे पास जो चीज है वो इंटरप्रिटेशन फंक्शन है, और इसमें इंटरप्रिटेशन फंक्शन में लिखा हुआ है कि P जो प्रोपोजिशन है वो 2 3 4 पर है, और Q जो है वो खाली वर्ल्ड नंबर 2 के लिए डिफाइंड है। तो अब हम P को कहाँ कहाँ पे लिख देंगे, या नीचे वाले फ्रेम में, ये जो फ्रेम हमने बनाया है ग्राफ की मदद से, तो इसमें हम लिखेंगे 2 पे, और हम लिखेंगे इसको 3 पे, और इसको लिखेंगे 4 पे, और Q को कहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ 2 पे। तो ये आपकी समझ में आ गया कि ये किस तरह से इंटरप्रिटेशन फंक्शन को इस ग्राफ पे लिखा जाता है। तो ये अब ये बन गया है पूरा मॉडल। जी, अब ये मॉडल बना है। वरना जब तक हमने ये प्रोपोजिशनल वेरिएबल नहीं लिखे थे, ये क्या था, सिर्फ एक फ्रेम था जिसमें नोट्स थी और रिलेशन थे, यानी एजेस थी। तो अब ये जो मॉडल है, इस पर हमने देखा कि एक प्रोपोजिशन किसी जगह पे ट्रू है। हम इसके अलावा पूरा फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला F इज ट्रू एट सम वर्ल्ड W इन मॉडल M। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है कि ये मॉडल है, कोई मॉडल है M, और उसका कोई वर्ल्ड है W। और अगर उस वर्ल्ड पर ये फॉर्मूला F होल्ड करता है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, और उसको पढ़ेंगे कैसे, कि फॉर्मूला F इज ट्रू एट वर्ल्ड W ऑफ मॉडल M। पढ़ेंगे इधर से, बाय इंडक्शन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एफ। हम ये भी कर सकते हैं कि इस मॉडल एम के वर्ल्ड डब्ल्यू पर खाली पी ट्रू है। ये कब होगा, जब हम इंटरप्रिटेशन फंक्शन चेक करेंगे पी का, और उसमें डब्ल्यू आ जाए, यानी डब्ल्यू इज अ मेंबर ऑफ इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ पी। तो यहां पर आपने देखा था ना कि इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ पी में क्या आ रहा था, 2 3 4। इसका मतलब है कि पी जो है 2 पर भी ट्रू है, 3 पर भी ट्रू है, और 4 पर भी ट्रू है, और क्यू जो है सिर्फ वर्ड नंबर 2 पे ट्रू है। तो इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ क्यू में 2 आएगा हमारे पास, जबकि इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ पी में हमारे पास 2 3 4 आएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर हम किसी एक वर्ड डब्लू पे खाली चेक कर रहे हैं कि पी होल्ड करता है या नहीं, तो अगर डब्लू इसके सेट में होगा, इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ पी के सेट में डब्लू एग्जिस्ट करता होगा, तो ये फॉर्मूला होल्ड कर जाएगा। अच्छा, अगर वहां पर सब चीजें ट्रू है, ठीक है, तो हम लिख देंगे कि मॉडल एम के वर्ल्ड डब्लू पे ये फॉर्मूला ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, इसी तरह से नॉट ऑफ एफ आपको चेक करना है। तो आप क्या चेक करेंगे कि मॉडल एम के वर्ल्ड डब्लू पे एफ होल्ड नहीं करता।
ये चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको चेक करना है कि मॉडल एम के वर्ड डब्ल्यू पे एफ एंड जी, मॉडल एम के वर्ड डब्ल्यू पे एफ भी होल्ड करे और साथ में वहां पर जी भी होल्ड करे, एंड लगा हुआ है। जबकि और के केस में क्या होगा कि खाली या तो एफ होल्ड कर ले या जी होल्ड कर ले, तो ये फॉर्मूला ट्रू हो जाएगा। जी जनाब, अब आ गया इम्प्लीकेशन। और इम्प्लीकेशन के केस में आपको देखना होगा सबसे पहले कि अगर मॉडल एम केवल डब्ल्यू पे एफ होल्ड करता है, देन मॉडल एम केवल डब्ल्यू पे जी को भी होल्ड करना चाहिए। अच्छा, ये जो इफ देन वाले केस है ना, ये आपको पता है कि ये सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है, कि ये पहला वाला तो हो जाए ट्रू और सेकंड वाला हो जाए फॉल्स। ये जहन में रखिएगा, बाकी हर केस में ये फॉर्मूला ट्रू रिजल्ट देता है। अच्छा, यहाँ पे बाई इम्प्लीकेशन में जिस वक्त ये ट्रू हो कि एफ होल्ड कर रहा है तो जी भी ट्रू होना चाहिए, और अगर एफ फॉल्स है तो जी भी फॉल्स होना चाहिए। आगे बढ़े और ये बॉक्स आ गया हमारे पास एफ। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल एम में वर्ल्ड डब्ल्यू पे जो जो डब्ल्यू से नोट्स एक्सेसिबल हैं, ठीक है, वर्ल्ड डब्ल्यू से सपोज करो वी एक्सेसिबल है, यानी वी एडजेसेंट है डब्ल्यू के, तो हर नोड वी जो कि डब्ल्यू के एडजेसेंट है, वहां पर ये फॉर्मूला एफ होल्ड करना चाहिए। हाँ, ये बॉक्स में एक अजीब चीज है, बॉक्स उस नोट पे चेक नहीं कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि जहां जहां पर मेरी दस्तरस है, जहां जहां पर मेरी रताई है, तो वहां पे जाके ये चेक करेगा कि फॉर्मूला एफ होल्ड कर रहा है या नहीं। और डब्लू जो वर्ड है, यानी कि नोड नोड है ये, तो इस नोड से जो जो नोड्स जुड़ी हुई हैं, यानी उस इस नोड डब्लू के जो जो नोड एडजेसेंट है, वहां जाके ये चेक करेगा कि एफ है कि नहीं है। For every vertex which is adjacent to W, this F must hold. Here, in diamond, for some vertex which is adjacent to W, if this formula holds, then it's okay. ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो है किसी भी नोट पर ये ट्रू हो जाए। जैसे कि वहां पर आप देखते थे कि जो ऑल होता था ना, ऑल किसमें, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में जो ऑल होता था, वहां इफ देन होता था। जबकि सम में एग्जिस्टेंशियल में क्या होता था, एंड लगता था। ठीक है, तो अगर ये वर्टेक्स वी एडजेसेंट है डब्ल्यू के, और वहां पर ये फॉर्मूला भी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इस सूरत हाल में कोई भी एक नोड के साथ मामला सच निकल आता है, तो ये चीज ट्रू हो जाएगी। डायमंड एंड बॉक्स आर द एक्सिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स ऑफ मॉडल लॉजिक। एक तरह से ये डायमंड और बॉक्स क्या है, एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर ही तो है। ये देखें, एंड आ रहा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर ही तो है बॉक्स, इफ देन आ रहा है। अब हम आ जाते हैं ग्राफ क्वेरीज पर। वैसे तो ग्राफ क्वेरीज के लिए पूरा एक थ्योरम है और एक पूरा प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पर हम जल्दी में देख लेते हैं कि मफहूम क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इसका एल्गोरिथम। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे सूरत हाल है कि ये आपको मॉडल दिया हुआ है, ये पूरा मॉडल है। मॉडल का मतलब क्या होता है, आपको नोड्स यानी वर्ड्स लिस्टेड है, 1 2 3 4 ये आपके वर्ड्स हैं, और तमाम एजेस और कनेक्शंस भी दिखाए हुए हैं, जैसे 1 से 3 ये कनेक्शन है, ये रिलेशन कहलाता है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3, 3 से 2, और 4 अलग है हमारे पास। इसके अलावा जिस नोट पर जो प्रोपोजिशन ट्रू है वो भी लिखी हुई है, यहाँ पे पी ट्रू है, यहाँ पे पी और क्यू ट्रू है, यहाँ पे पी ट्रू है। अब हम देखते हैं कि क्वेरी क्या है। इज देयर अ नोट विच वी कैन रीच इन वन स्टेप फ्रॉम नोड वन दैट इज नॉट मार्क्ड बाय पी। ठीक है, तो इज देयर अ नोड यानी ऑल नोड्स नहीं, वो कह रहा है क्या कोई नोड ऐसी है वन स्टेप में, नोड वन से, जिसपे पी ना हो, जो पी से मार्क्ड ना हो। यानी वन स्टेप का क्या मतलब है कि नोड वन से कौन कौन सी नोड्स जो है वो एडजेसेंट है। तो वन के थ्रू मैं थ्री पे पहुंच सकता हूँ, ये देखें, एक जंप के जरिए। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है मेरे पास, 1 से 2 पे पहुंच सकता हूँ। अब ये कह रहे हैं दैट इज नॉट मार्क्ड बाय पी, और उन पे पी ना हो, तो यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है। इसका मतलब है कि क्वेरी हो गई फॉल्स। लेकिन सबसे पहले इसको फॉर्मली लिखेंगे कैसे, तो ये मॉड्यूल वन में हम वन नोट पे चेक कर रहे हैं, क्या चीज, डायमंड। डायमंड क्यों, क्योंकि एनी नोट, एनी ऑफ दिस नोट। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे, एनी ऑफ दिस नोट। तो मैंने आपको बताया कि जब कहीं पर कोई चीज होती है तो उसका निगेटिव वहां पर नहीं होता। अब यहाँ वन पे देखें, पी और क्यू दोनों नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ माइनस पी और माइनस क्यू है। यहाँ पर पी तो है, क्यू नहीं है, तो यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। यहाँ पर पी तो है, क्यू नहीं है, तो यहाँ माइनस क्यू आएगा, और यहाँ तो पी और क्यू दोनों है। इफ अ नोड इज नॉट मार्क्ड विद पी, देन माइनस पी इज ट्रू एट दैट वर्ल्ड, एंड सेम अप्लाइज टू क्यू एंड एनी अदर प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स। अगर कहीं पर पी है तो वहां पे माइनस पी नहीं हो सकता।
ठीक है, लेकिन हाँ अगर वहां पी नहीं है तो वहां माइनस पी होगा। नोड 1 से जो नोड एक्सेसिबल है, तो एक हमने देखा 2 पे, 2 पे जाके हमने देखा वहां माइनस पी है, नहीं भाई वहां तो पी है। अच्छा फिर हमने जाके 3 पे देखा, 3 पे हमने चेक किया कि वहां माइनस पी है, नहीं वहां पे तो पी है। तो इसका मतलब है कि वन स्टेप पर हमें कहीं भी माइनस पी नहीं मिला, वन स्टेप पे फ्रॉम नोड नंबर 1 2 थी और 3 थी और दोनों पे माइनस पी नहीं था। तो इसका आंसर क्या आ गया? नो। अब आइए, हमारे पास यही मॉडल है और क्वेरी ये है कि इज इट द केस दैट ऑल नोड्स दैट वी कैन रीच इन 2 स्टेप्स फ्रॉम नोड 1 आर मार्क्ड बाय पी। 2 स्टेप, तो पहले स्टेप में हम नोड 1 से 3 पे जा सकते हैं और 2 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया 2 3। अब 2 और 3 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो 2 से हम जा सकते हैं 3 पे, और 3 से हम 3 पे मूव कर सकते हैं और 2 पे मूव कर सकते हैं। तो दो स्टेप के बाद हम या तो 2 पे खड़े होंगे या फिर हम 3 पे खड़े हुए होंगे। तो क्या उनमें तमाम नोट्स जिन पे हम 2 स्टेप के बाद, 1 से 2 स्टेप के बाद जिन नोट्स पे हम खड़े हैं वहां पर पी है, 2 पर भी पी है और 3 पर भी पी है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए 2 और 3 पे हम पहुंच सकते हैं, और 2 पर भी पी है और 3 पर भी पी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। मॉडल लॉजिक ग्राफ क्वेरीज जो है, व्हाई दे आर इंटरेस्टिंग, बिकॉज द सेट ऑफ ऑल एग्जीक्यूशन सीक्वेंसेस ऑफ अ प्रोग्राम नेचुरली फॉर्म्स अ ग्राफ। अगर आप एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को देखें, तो एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखें, हम एक फ्लो ग्राफ बनाते हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो किन किन रास्तों से गुजरकर एग्जीक्यूट होगा। सो देयर इज अ लिंक फ्रॉम नोड N1 टू N2, N1 से N2 की तरफ लिंक होगा अगर स्टेट S2 जो कि N2 को करस्पॉन्ड कर रही है इज अ पॉसिबल सक्सेसर स्टेट ऑफ स्टेट S1 करस्पॉन्डिंग टू N1। अगर मैं N1 के बाद N2 पे जा सकता हूँ, यानी स्टेट नंबर 1 के बाद अगर मैं स्टेट नंबर 2 पे जा सकता हूँ, तो स्टेट नंबर 1 से स्टेट 2 की तरफ एक एरो होगा। तो इसका मतलब है S2 जो है S1 की सक्सेसर कहलाएगी, यानी बाद में आने वाली। तो S1 स्टेट के बाद मैं S2 पे जा सकता हूँ, तो एक एरो बनेगा S1 से S2 की जानिब। वी कैन आस्क वेदर द प्रोग्राम कैन रीच अ स्टेट सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। प्रोग्राम एक हद तक एग्जीक्यूट हो गया, अब क्या वो फलां स्टेट में जाएगा, ये हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मेन्यू के ऑप्शन को मैंने परफॉर्म किया, अब उस ऑप्शन को परफॉर्म करने के बाद क्या वो वापस प्रोग्राम मेन मेन्यू में जाएगा हर स्टेट से, यानी हर सब मेन्यू की परफॉर्मेंस के बाद वो वापस मेन मेन्यू में जाएगा, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। वी कैन आस्क वेदर ऑल स्टेट्स द प्रोग्राम कैन एवर रीच सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, कि हम तमाम स्टेट जिन जिन पर हम प्रोग्राम में पहुंचे हैं वो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि अगर वो किसी सब मेन्यू की स्टेट है तो उसका कंट्रोल जो है उसके पेरेंट मेन्यू की तरफ जाना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो हम प्रोग्राम के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम इस मॉडल लॉजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका एक इस्तेमाल आ गया ग्राफ क्वेरीज का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।